नमस्कार दोस्तों। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का यह 7वां वीडियो है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक कक्षा में चलने वाली वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशक होता है। वह छात्रों के सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करके उनके शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण व उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य होता है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा छात्रों के सीखने को सरल, सहज व रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना होता है। अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान निम्नलिखित दृष्टियों से उपयोगी है। नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व पर बल देता है। नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के बहुमुखी विकास की विधियों की जानकारी देता है। नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में अध्यापक की मदद करता है। नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है। बुद्धि की विशेषताएं बताइए। बुद्धि मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 ईस्वी में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया, परंतु इनसे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। सन 1916 में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। हालांकि बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने 1912 में ही सुझाव दे रखे थे। बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु का अनुपात होता है। इस अनुपात में से दशमलव हटाने के लिए इस अनुपात को 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार बुद्धि लब्धि यानी IQ मानसिक आयु तथा कालक्रमिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इसे अनुपात बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान कालक्रमिक आयु गुणे 100। इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान होगी तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 आएगी। यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होगी तो बुद्धि लब्धि 100 से अधिक आएगी। यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होगी, यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो बुद्धि लब्धि 100 से कम आएगी। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। नंबर 2, बुद्धि भले बुरे, सत्य असत, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता है। बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का निचोड़ या सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है और समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है या वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है।
बुद्धि अतीत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सभी बालक जन्म के समय ना तो एक समान होते हैं और ना भविष्य में होने वाला उनका विकास ही एक समान होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच भिन्नता जन्म से ही होती है और वातावरण की भिन्नता के कारण भी भिन्नता उत्पन्न होती है और बढ़ती है। विकास गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन एक आवश्यक विषय है। अब तक हुए वैज्ञानिक अध्ययनों से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्न घटकों का पता लगा है। नंबर 1 आनुवांशिकता, नंबर 2 वातावरण, इसके अंतर्गत आंतरिक वातावरण का प्रभाव और असामान्य वातावरण का प्रभाव। नंबर का ग्रामीण एवं नगरीय वातावरणों का प्रभाव। नंबर घ सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव। 3 परिपक्वता। नंबर 4 अधिगम या शिक्षण। नंबर 5 बुद्धि। नंबर 6 यौन। नंबर 7 आंतरिक ग्रंथियां। नंबर 8 जात। नंबर 9 पोषाहार। नंबर 10 रोग। नंबर 11 घर का वातावरण। घर के वातावरण का बालक के शारीरिक मानसिक विकास पर आनुवंशिकता के समान ही प्रभाव पड़ता है। घर का भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक के विकास पर हर तरह का प्रभाव डालता है। जिन घरों के बालक अन्य बालकों की सहायता या संगति नहीं प्राप्त कर पाते उनका विकास मंद गति से होता है। घर के वातावरण का बालक की शारीरिक क्रियाओं, मानसिक क्षमताओं एवं सामाजिक तथा भावात्मक विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। घर का पेशा, आर्थिक स्थिति, घर के सदस्यों के परस्पर संबंध बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएं, विधियां, निर्देशन तथा परीक्षण और प्रमापन आदि सभी कुछ आ जाता है। इसका विस्तार इतना अनिश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकीं। इनका परिणाम यह हुआ कि आज हम जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की कोई नवीन पुस्तक खोलते हैं तो हमें यह ज्ञात रहता है कि सामग्री संभवतः क्या होगी। विषय विस्तार संबंधी परिभाषाएं। विषय विस्तार संबंधी परिभाषाएं निम्न हैं। क्रो तथा क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। ठीक है। डगलस व हॉलैंड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक व्यवस्था तथा व्यवहार से है। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संगठन 2 पहलुओं के आधार पर किया जाता है। नंबर आ, ज्ञान प्राप्त करने वालों को विकसित एवं संपन्न बनाना तथा नंबर बा, निर्देशन के गुणात्मक विकास के लिए शिक्षकों को ज्ञान एवं अनुभूति से सुसज्जित करना। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत सामान्यतः निम्न अध्ययन किए जाते हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों की शारीरिक रचनाओं और क्रियाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां व इनकी क्रियाएं तथा शारीरिक विभिन्नता व शारीरिक विकास सन्निहित है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क, स्नायुमंडल, अनुक्रिया तंत्र, सहज क्रियाएं, समाजीकरण तथा प्रयत्न, निर्माण व शारीरिक संरचना आदि आती है। नंबर 2, शिक्षार्थी की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत निरीक्षण, ध्यान, रुचि, अधिगम, प्रेरणा, तर्क, निर्णय, कल्पना, स्मृति, चिंतन, बुद्धि आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, शिक्षार्थी की संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संवेग, इनका संगठन, स्थानीय भाव, मनोग्रंथि तथा इनसे संबंधित मूल प्रवृत्तियों एवं सहज प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, शिक्षार्थी की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत सामाजिक क्रियाएं, खेल, समूह निर्माण की प्रवृत्तियों, अनुकरण, सहानुभूति आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त चरित्र, आदत, स्थायी भाव का भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 5, शिक्षार्थी के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन। शिक्षार्थी के विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम तथा वातावरण में 2 प्रमुख अंग होते हैं। इसके ज्ञान के अभाव में अध्यापक बालक का समुचित विकास नहीं कर सकता। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में बालक पर पड़ने वाले वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नंबर 6, बालक की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन।
शारीरिक विभिन्नताओं की भांति बालकों की मानसिक विभिन्नताएं भी होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी रुचियां, अभिरुचियां तथा अभिवृत्तियां आदि भिन्न भिन्न होती हैं। इन सभी वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। नंबर 7, विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशेष बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली, पिछड़े हुए, समस्यात्मक तथा मानसिक रूप से क्षीण बालक आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे बालकों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 8, बाल विकास अवस्थाओं का अध्ययन। बालक की शैशव, बाल तथा किशोर आदि अवस्थाएं होती हैं। बालक के शैक्षिक विकास के लिए इन अवस्थाओं का सूक्ष्म अध्ययन नितांत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। शिक्षण प्रक्रिया में सीखने का विशेष महत्व है। बालक अनुकरण, अंतर्दृष्टि तथा सहज संबद्ध क्रियाओं के आधार पर सरलता से विषय सामग्री को सीख लेता है। शिक्षण के नियमों का भी विशेष महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। नंबर 10, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन। 19वीं शताब्दी में पाठ्यक्रम का निर्माण परंपरात्मक विधियों के आधार पर किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अब पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की अभिरुचियों तथा क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 11, माप व परीक्षण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक शक्तियों का मापन तथा परीक्षण होता है। इसके द्वारा बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि, रुचि, अभिवृत्ति एवं विशेष योग्यताओं का मापन विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। अतः माप एवं परीक्षण भी इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 12, मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, अध्यापक स्वास्थ्य, विद्यार्थी स्वास्थ्य आदि की विधियों, कार्यक्रमों तथा उपायों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 13, निर्देशन संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन। बालक के समुचित विकास के लिए वैयक्तिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे निर्देशों का प्रावधान है। इससे बालक अपनी क्षमताओं से प्रेरित होकर उसी के अनुसार कार्य करते हैं। नंबर 14, अपराधी बालक संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में अपराधी बालकों से संबंधित कारणों एवं उपायों की खोज की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में इनसे संबंधित अनेक अध्ययन किए गए हैं। इससे बालक का स्वयं शैक्षिक विकास होता है तथा समाज में व्यवस्था बनी रहती है। नंबर 15, शिक्षण विधियों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता का अध्ययन। विधियां उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं, अतः ज्ञानार्जन प्रक्रिया में इनका विशेष महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इन विधियों की उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है तथा उपयोगी विधियों की